हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी 5th सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का मेजर पेपर है होम साइंस, तो सेकेंड पेपर मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और उसके साथ साथ क्या है, दो चार जो है आप लोगों को आने वाली परीक्षा यानी कल आप लोगों का जो पेपर है 23 जनवरी को आप लोगों का पेपर होगा सेकेंड पेपर का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने गेस किया है जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन। ये आप लोग पेपर भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमेशा क्या होता है आप लोगों का पेपर का नाम जरूर से पूछा जाता है। तो पेपर सेकेंड कौन सा है, सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन। अब ये देखिए इस समय हम आप लोगों को कौन सा जो है सॉल्व करा रहे हैं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें जो है इस मॉडल पेपर में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। तो देखिए ये लास्ट ईयर में आप लोगों को क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि कार्यक्रम नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। तो देखिए कार्यक्रम नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यक्रम एवं नियोजन। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग करना। हम कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं ना, और ताकि वो कार्य क्या हो, सही ढंग से हो सके। तो देखिए तो कार्यक्रम में वर्तमान समय, स्थिति, आवश्यकता, समस्या, उद्देश्य एवं उन समस्त समस्याओं का इलाज इत्यादि कार्य आते हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम के तहत कौन कौन चीज़ किस किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, तो इतने बातों का हम ध्यान रखते हैं। और क्या है, अन्य शब्दों में क्या है। ठीक है, अन्य शब्दों यानी दूसरे शब्दों में हम समझते हैं क्या है, क्या होना है और क्यों होना है। इन सब चीज़ों को भी मतलब हम कार्यक्रम के तहत ही देखते हैं। इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देना ही क्या होता है, कार्यक्रम होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। तो अब देखिए कार्यक्रम की परिभाषा क्या है स्टूडेंट। देखिए कैल्सी एवं हर्ने के अनुसार प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं, समाधान का वर्णन है। ठीक है, प्रसार कार्यक्रम क्या है, स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं व समाधान का क्या है, वर्णन है। ठीक है, अब आइए लॉरेंस का भी परिभाषा हम देख लेते हैं कि लॉरेंस, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को अति लघु में आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए। तो हमने आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया कि एक परिभाषा बस आप लिख देंगे तो अति लघु का क्वेश्चन इन सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, और ये दोनों परिभाषा मिलाकर अगर लिख देंगे तो आप लोगों का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉरेंस के शब्दों में क्या है, तो प्रसार कार्यक्रम प्रसार संस्थान के समस्त कार्यों का योग है। ठीक है, प्रसार कार्यक्रम क्या है, प्रसार संस्थान के समस्त कार्यों का योग है, जिसमें कार्यक्रम आयोजन, संक्रम, लिखित कार्यक्रम, प्राक कथन, ठीक है, कार्यों की योजना, कार्यक्रम का संपादन व मूल्यांकन क्या होता है, इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी कार्यक्रम जो नियोजन है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो देखिए कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता जो है निम्नलिखित है, क्यों पड़ी, तो कौन कौन से किन कारणों से जो है कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पड़ी उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज इसको लिख दिया है कि मूल आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मूल आवश्यकताओं यानी धोती, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है, ये आपकी मूल आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, कार्यक्रम का नियोजन करके हम कार्य की प्लानिंग करके जो है अपनी मूल आवश्यकताओं को देखते हैं और तथा उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हम करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कार्यक्रम का नियोजन स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे कोई भी कार्यक्रम हमको ऑर्गेनाइज करना है तो पहले स्थानीय सुविधा क्या है, वहाँ पर लाइट है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सड़क जो है यातायात के साधन है कि नहीं है, संचार का साधन उपलब्ध है कि नहीं है, इन सभी को हम क्या करते हैं, वहाँ पर ध्यान में रखकर जो है कार्यक्रम की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि नियोजन के माध्यम से ही लक्ष्य का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए
जो है कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि नियोजन के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए भी क्या है जो है कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट हमारा क्या, कार्यक्रम का नियोजन करते समय स्थानीय व्यक्तियों से विचार विमर्श किया जाता है। मैंने कोई भी कार्यक्रम हमको ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे क्या करते हैं, हम विचार विमर्श करते हैं। इसलिए कार्यक्रम नियोजन की जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या, नियोजन के क्रम में जो बजट तैयार किया जाता है सभी को जो है उसकी जो जानकारी होती है वो सभी को होती है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। नियोजन से क्या होता है, हम कोई भी कार्य करने से पहले बजट देखते हैं ना कि हमारा बजट कितना है, तो प्लानिंग से साथ करेंगे तो हमारा कम बजट में कोई काम तैयार हो जाएगा। फिर क्या है, नियोजित तरीके से कार्य करने से धन व समय की बर्बादी नहीं होती। तो ये भी बात 101% सही है कि कोई भी कार्य अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, समय और धन दोनों की बचत होती थी। ये आपके क्या है 6 पॉइंट जो है कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत बताइए। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रसार कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख सिद्धांत। कभी कभी प्रसार शब्द भी जोड़कर दे देगा, कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत बताइए या प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत बताइए, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। पहला क्या है, अनुभूत आवश्यकताओं व रुचियों का सिद्धांत होता है, अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। दूसरा क्या है, स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत है। तीसरा क्या है, वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने का सिद्धांत। चौथा क्या है, निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। पांचवा क्या है, समन्वय का सिद्धांत। छठवां क्या है आपका, समता का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा क्या है आपका, समन्वय का सिद्धांत। छठा क्या, समता का सिद्धांत। सातवां क्या, सरलता एवं पारदर्शिता का सिद्धांत। आठवां क्या, तकनीकी विकास का सिद्धांत। ठीक है, और नवा क्या है आपका, स्थानीय बोली भाषा का सिद्धांत। 10वां क्या, लचीलापन का सिद्धांत। 11वां क्या, सतत विकास का सिद्धांत। 12वां क्या, उपलब्धता का सिद्धांत। 13वां है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है, ये 13 आपके जो है कार्यक्रम नियोजन या प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत थे। अब देखिए एक एक को हम समझते हैं ध्यान से। देखिए पहला हमने लिखा है कि अनुभूत आवश्यकता एवं रुचियों का सिद्धांत, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कार्यक्रम नियोजन होता है वह क्या है, व्यक्ति के जो आवश्यकता होती है और उनके रुचि का भी क्या करता है, इसमें ध्यान रखा जाता है। आप अपने रुचि के अनुसार जो है कार्यक्रम की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या, स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। जो कार्यक्रम नियोजन होता है उसका जो है सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसमें मतलब उसका उद्देश्य जो होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, कोई भी लोचा वाली चीज़ें नहीं होती है। फिर तीसरा क्या है, वांछित लक्ष्यों तक पहुंचाने का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या है कि आप कार्यक्रम नियोजन करके ही क्या कर सकते हैं, अपने वांछित लक्ष्य यानी जो आपका लक्ष्य है उसे आप पा सकते हैं। फिर क्या है, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत, यानी इसमें क्या, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, एकदम बिल्कुल मतलब पारदर्शिता इस सिद्धांत में पाई जाती है। फिर क्या है आपका समन्वय का सिद्धांत, यानी एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने का ये सिद्धांत होता है। फिर क्या, समता का सिद्धांत, यानी सबको एक बराबर जीने का अधिकार है, एक बराबर सारे कार्य करने का अधिकार, इसी को हम क्या बोलते हैं, समता का सिद्धांत बोलते हैं। फिर क्या, सरलता एवं पारदर्शिता, यानी यह सिद्धांत क्या है, बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, पारदर्शिता पाई जाती है। आठवां क्या, तकनीकी विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, ये तकनीकी विकास का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसका जो है ध्यान जो है इसमें दिया जाता है। फिर है आपका अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्थानीय बोली भाषा का सिद्धांत, यानी कोई भी कार्यक्रम करने से पहले क्या करते हैं, हमें लोकल भाषा का यानी जो स्थानीय भाषा है उसका जानकारी होना चाहिए। फिर क्या है आपका लचीलापन का सिद्धांत, यानी जो हमारा मतलब कार्यक्रम है, नियोजन है, उसमें क्या हो, लचीलापन हो ताकि उसे हम वक्त पढ़ने पर अपने अनुसार क्या कर सके, बदल सके। फिर क्या है सतत विकास का सिद्धांत, यानी यह जो कार्यक्रम नियोजन होता है वो हमेशा जो है लगातार चलता रहता है। फिर क्या, उपलब्धता का सिद्धांत, यानी यह उपलब्धता के सिद्धांत पर जो है निर्भर करता है। फिर क्या, स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, इसमें क्या है तो स्थानीय नेतृत्व पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है।
जाता है, यानी अच्छा लीडर जो है इसमें चुना जाता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कार्यक्रम नियोजन से क्या लाभ है। तो कार्यक्रम नियोजन से क्या है, निम्न लाभ है। पहला क्या, सही एवं विश्वसनीय सूचनाओं प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करना होगा, ठीक है, सूचनाएं प्राप्त करना या प्रदान करना। दूसरा क्या, सही मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा क्या, स्थानीय लोगों का सहयोग होता है। चौथा क्या है, नेतृत्व का विकास होता है, ठीक है। फिर छठा क्या, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। संघर्षों में कमी होती है, जैसे ही कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या, संघर्ष कम करना पड़ता है। फिर क्या, भविष्य के लिए यह कोई भी प्लानिंग जो होती है वो फायदेमंद होती है। फिर क्या है, इसमें जो है निरंतरता पाई जाती है, इसमें मतलब स्थिरता नहीं होती कि ऐसा नहीं कि ये स्थिर हो गया और फिर उसके बाद अपना होता रह रहा है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण क्या है, ठीक है। तो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा क्या है, स्थितियों का विश्लेषण। तीसरा क्या है, समस्याओं और अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना। चौथा क्या, उद्देश्य का निर्धारण करना। पांचवा क्या, कार्य योजना तैयार करना। छठा क्या है, आपका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। और सातवां क्या है, प्रगति का मूल्यांकन। और आठवां क्या है, पुनर्विचार, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है कार्यक्रम नियोजन के क्या है, आपके वो चरण है। तो ये चरण याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यूनिसेफ के बारे में बताइए। यूनिसेफ क्या है, तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। पहले इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से क्या जाना जाता था या कहा जाता था। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो यूनिसेफ का पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसे पहले इसे क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में जो है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ का स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को मतलब ये भी क्या है, ये भी आपकी एक विश्व एजेंसी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यूनेस्को क्या है, ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूनेस्को एक विश्व संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व एक ही बात होता है, जिसका कार्य यूनाइटेड नेशंस के समस्त राष्ट्रों के मध्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करता है, बढ़ावा देना होता है, ठीक है। फिर क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। परंतु इसे 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और परंतु इसे 4 नवंबर 1946 को क्या किया गया, लागू किया गया। भारत भी सन 1946 ईस्वी में इसका सदस्य बना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कभी भी आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो ये आ सकता है कि यूनेस्को की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि स्थापना तो हो गई थी आपकी 16 नवंबर 1945 को, लेकिन वो लागू कब किया गया था, तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को लागू किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे कि पेरिस में है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम, क्या है NSS क्या है, ठीक है, NSS क्या है।
ये क्वेश्चन आपका। तो एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के व्यक्तियों को जागरूक करने की आवश्यकता थी, इसलिए कई युवा संगठनों की स्थापना की गई, जिससे लोगों को जिससे, ठीक है, जिससे लोगों को शिक्षा के लिए क्या किया जाए? जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि नेशनल सर्विस स्कीम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? इको क्लब क्या है? ठीक है, आपको प्रश्न आ सकता है कि इको क्लब क्या है, तो याद रखिएगा, या कभी कभी हो सकता है विद्यालय इको क्लब पूछ सकता है। इसी की जब क्या कर देगा? विद्यालय इको क्लब पूछ सकता है, तो हम क्या बताएंगे कि विद्यालयों में इको क्लब छात्रों को सार्थक पर्यावरण क्रियाओं, ठीक है, पर्यावरण क्रियाओं व परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए मजबूत बनाएंगे। यह एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा छात्र बेहतर पर्यावरणीय व्यवहार को, ठीक है, बेहतर पर्यावरणीय व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु अपने माता पिता व पड़ोस के समुदायों को संलग्न करने हेतु पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इको है तो वो क्या है? इको आपका मतलब पर्यावरण से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें विद्यालय में ही क्या करते हैं? बच्चों को पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में जो है जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब आइए देखिए इको के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि छात्रों को अपनी वातावरण को हरा भरा, ठीक है, हरा भरा वह नहीं होगा यहाँ पर, वह स्वच्छ रखने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालय में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वाद विवाद, सेमिनार, लोकप्रिय वार्ता का आयोजन करना होगा या करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? वृक्षारोपण करके छात्रों को अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु प्रोत्साहित करें। तीसरा क्या है? जल के सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा जल संरक्षण के लोकाचार को बढ़ावा देना। चौथा हमारा क्या है? पर्यावरण जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों जैसे रैली हुआ, मार्च हुआ, मानव श्रृंखला हुई, नुक्कड़ नाटक का क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। फिर पांचवा क्या है आपका? पर्यावरणीय मुद्दों पर अन्य अभिनव कार्यक्रम भी जो है समय समय पर करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें सेक्शन ए भी हमने कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चन का जो है सेक्शन बी भी हमने लिया। तो आज देखिए 17 मिनट का वीडियो है और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा से जो है पेपर करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, घबराइएगा मत, अच्छे से आप लोग पेपर करिएगा। पहले सेक्शन सी स्टार्ट करिएगा, फिर बी, फिर लास्ट में ए करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब अगली क्लास कौन सा होगा स्टूडेंट? आप लोगों का छठा सेमेस्टर होगा, तो छठा सेमेस्टर हम आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पढ़ा देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाकर उसका जो छठे सेमेस्टर में आप लोगों का MCQ होगा तो उसको हम जो है दे देंगे। और अभी आप लोगों का को करिकुलर बचा होगा तो उसको करिकुलर में भी एक आध दो मॉडल पेपर अभी हम आप लोगों को करा देंगे। कुछ मतलब अभी एग्जाम दे लीजिए तो थोड़ा मैं फ्री होती हूँ तो उसको भी आप लोग के सामने मतलब लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।